बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करना है, स्वेलिंग। स्वेलिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है निगलना। हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने ओरल कैविटी को डिस्कस किया था कि ओरल कैविटी में क्या कुछ होता है। तो उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है ओरल कैविटी में सारा प्रोसेस होने के बाद उसके बाद जो खुराक है उसको निगला जाता है। निगलने से मुराद क्या है कि ओरल कैविटी से खुराक को एसोफेगस में पहुंचाया, खुराक की नाली में पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि जिस वक्त खुराक को चबाया जा रहा होता है और उसको पार्शली डाइजेस्ट किया जा रहा होता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो अमाइलेज है वो सिर्फ फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं, वो भी पार्शली डाइजेस्ट करता है कि ग्लाइकोजन को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और माल्टोज चूँकि डाइसेक्राइड है इस वजह से कंप्लीट डाइजेशन नहीं कहलाएगी। बाकी जो दूसरे कंपोनेंट है जैसे प्रोटीन है या फैट्स है ये ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होते। अच्छा, जिस वक्त खुराक को चबाया जा रहा होता है तो खुराक छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद ज़ुबान क्या करती है, ज़ुबान फिर उन सारे पीसेस को इकट्ठा करके एक ओवल शेप, एक अंडे की तरह का एक लुकमा बना देती है जिसको हम कहते हैं बोलस। तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आटे का पेड़ा होता है, तो जैसे आटा है उसको हम कर्व सरफेस के ऊपर नीचे आटा रखें और कर्व सरफेस के ऊपर आप उसको ऐसे थोड़ा सा घुमाएं तो एक पेड़ा सा बन जाता है। तो आप ये समझ लें कि जो हमारी ज़ुबान है वो नीचे वाला हाथ है और जो हमारा ऊपर वाली जिसको रूफ पैलेट हमने कहा था वो आमतौर पर इस तरह कर्व होती है। तो इस वजह से खुराक के मुख्तलिफ पार्टिकल्स को इकट्ठा करके जब उस रूफ ऑफ द माउथ या पैलेट के साथ इकट्ठा किया जाता है तो वो जो एक ओवल शेप लुकमा या पेड़ा बन जाता है, इसको हम कहते हैं बोलस। तो पहली चीज़ क्या है कि बोलस क्या होता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जब खुराक को चबाया जा चुका होता है, खुराक नरम हो चुकी होती है म्यूकस और वाटर की वजह से, एंजाइम की वजह से वो पार्टली डाइजेस्टेड हो चुकी होती है, तो इसको फिर सारे इन पार्टिकल को इकट्ठा करके एक अंडे की तरह का ओवल शेप लम्प एक पेड़े में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलस कहते हैं। अब इसके बाद बोलस के साथ होगा क्या, ये थोड़ा सा जहन में रखेंगे। अच्छा, पहले थोड़ा सा यहाँ मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो इसमें आपको लोगों को मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। ये हमारे पास ओरल कैविटी है जहाँ खुराक के नवालों को इकट्ठा करके एक एग शेप अंडे की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। वो अंडे की तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बोलस कहलाता है। अच्छा, ये हमारे हैं नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी में क्या होता है, यहाँ हवा नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से इंटर होती है और फिर यहाँ से होती हुई ये फेरिंग्स वाला रीजन है यानी जो गला वगैरह होता है और यहाँ से विंड पाइप में चली जाती है। ये हमारे पास बोलस बन गई। ये मुख्तलिफ ये पैलेट है। अच्छा, पैलेट के दो हिस्से होते हैं। आगे वाला जो हिस्सा जो बिल्कुल दांत के साथ है या दांत के दरमियान है वो थोड़ा सख्त होता है क्योंकि उसमें हड्डी होती है जिसको पैलेटाइन बोन भी कहा जाता है, तो ये हार्ड पैलेट कहलाता है। और बैक साइड पे एक सॉफ्ट पैलेट होता है और सॉफ्ट पैलेट का जो आखिरी हिस्सा होता है, अगर आप वो मुंह खोलें और आपको एक तिकोन सी बनी हुई नज़र आती है जिसको हम कहते हैं यूव्यूला, तो ये सॉफ्ट पैलेट में आता है। अच्छा, उसके बाद ये टंग है और ये वो हड्डी है जिसके साथ टंग अटैच होती है जिसे हाइड बोन भी कहते हैं। इसके साथ लगा होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये हमारे पास हवा की नाली है जिसको विंड पाइप या ट्रेकिया कहा जाता है। और विंड पाइप के अंदर जो खाली जगह है जहाँ से हवा ने गुजरना है, ये वाली जो जगह, ये वाली जो ये ग्लॉटिस कहलाती है। उस ग्लॉटिस की कवरिंग को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। और हवा की नाली का जो अपर एंड है ये वाला, ये चूंकि कार्टिलेज का बना होता है इसे हम लेरेंक्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लेरेंक्स। और ये हमारे पास है एसोफेगस, ये खुराक की नाली है। आप लोगों ने याद रखना जो विंड पाइप है ये आगे की तरफ होता है और अगली जो हमारी डायरेक्शन है ये वेंट्रल है, तो इस वजह से बाद दफ़ा दोनों की लोकेशन, एसोफेगस पीछे की और पिछली वाली जो हमारी डायरेक्शन है या साइड है वो डॉर्सल साइड कहलाती है। तो विंड पाइप लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड पे और एसोफेगस लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड पे। अब होता क्या कि जो ये जो बोलस है इसको फिर माउथ कैविटी के बैक साइड पे फेंका जाएगा, बैक साइड पे फेंका जाएगा और इस तरह फेंका जाएगा कि कोशिश की जाएगी कि हवा की नाली में ये लुकमा दाखिल ना हो बल्कि खुराक की नाली में दाखिल हो। ठीक है, अब इस फेंकने में दो काम होंगे। ज़ुबान इसको फेंकेगी, हलक इसको कैच करेगा। जिस वक्त हम किसी लुकमे को निगलते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो गला है इसमें ऐसे खिंचाव आता है जैसे कोई चीज़ को ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बोलस इज देन पुश्ड
जो बोलस है उसको फेंका जाएगा टू द बैक ऑफ माउथ, माउथ के पीछे, माउथ कैविटी के पीछे, और ये काम एक्शन ऑफ टंग और मसल ऑफ फेरेंक्स की वजह से किया जाएगा। यानी टंग फेंकने वाली होगी और मसल ऑफ फेरेंक्स उसको पकड़ने वाला होगा। उसके बाद लेकिन ये इस अंदाज में फेंका जाएगा कि हमारे पास जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप या ट्रेकिया में दाखिल ना हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर जो खुराक है वो विंड पाइप में दाखिल हो जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, यानी इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे जो ये बात इंश्योर कर रहे होंगे कि खुराक का जो नवाला है वो इसोफेगस में ही जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ज़ुबान जब मूव करती है तो ज़ुबान की मूवमेंट होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इससे क्या मुराद है? जैसे मैं कहता हूँ ये ज़ुबान के ऊपर एक बोलस पड़ा है, अगर ज़ुबान ऐसे आए तो ये बैकवर्ड मूवमेंट है, अगर ऊपर जाए तो ये, लेकिन दोनों केसेस में चाहे वो बैकवर्ड आए या अपवर्ड आए इस नवाले के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे पास ज़ुबान ऐसे टेढ़ी ऊपर भी आए और पीछे की तरफ भी आए तो इस तरह हमारे पास ये जो फूड है वो पीछे की तरफ गिरेगी। द टंग मूव्स अपवर्ड, यानी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, तो ज़ुबान ये कुछ इस तरह मूव करेगी, ये बैकवर्ड भी है और अपवर्ड भी है। अब जिसकी वजह से जो नवाला है वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, हमारे पास क्या हुआ कि द टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी, कि जो नवाला है वो पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा, इस मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि जब ज़ुबान पीछे की तरफ आएगी ऐसे ऊपर के यहाँ, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर की तरफ उठता है, और जो इंटरनल नेज़ल ओपनिंग है, क्योंकि हमारे पास बाहर वाले नॉस्ट्रल से हवा दाखिल होती है नेज़ल कैविटी में, और जो अंदर भी हमारे हलक में या गले के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं वो हवा को यहाँ से लेरिंक्स की तरफ लेके आती हैं। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है और ख़ास तौर पे इसका यूवियोला वाला जो हिस्सा है, ये आप कह सकते हैं जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, इंटरनल नेज़ल ओपनिंग है, उनको बंद कर देता है ताकि जो खुराक के ज़रात है वो इस नेज़ल ओपनिंग में ना जाए। तो ज़ुबान जब पीछे की तरफ आती है, एक काम तो ये हुआ कि सॉफ्ट पैलेट पहले ऐसे टेढ़ा था, अभी ऊपर की तरफ हो गया, क्लोजेस द नेज़ल ओपनिंग एट द बैक, वो नेज़ल ओपनिंग को बंद कर देता है। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त ज़ुबान पीछे की तरफ आती है, इस पीछे की तरफ आने की वजह से ये जो एपिग्लॉटस है, एपिग्लॉटस ये थोड़ा सा ऐसे इस पोजीशन में आ जाता है, यानी पहले ये ऐसे खड़ा था, अब यहाँ से ये इस पोजीशन में आ गया। ये बाज़ दफ़ा अगर बंदा थोड़ा सा कम जोर लगाए निगलने के अंदर तो ये थोड़ा सा इस पोजीशन में भी रह सकते हैं, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाए तो ये इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो बैकवर्ड मूवमेंट ने क्या काम किया? एट द सेम टाइम द टंग फोर्सेस एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस एक कार्टिलेज का बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है जो ज़्यादा या लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इसका काम क्या, इसने विंड पाइप की ओपनिंग को बंद कर देना है, और विंड पाइप की ओपनिंग जहाँ से हवा ने गुजरना है इसको ग्लॉटिस कहा जाता है, ग्लॉटिस कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब ये आएगा, ये जो लेरिंक्स है ये थोड़ा सा ऊपर करके इसकी तरफ छुपने की कोशिश करेगा ऐसे, यानी इसकी थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट भी होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये, क्योंकि ये बहुत नीचे नहीं आ सकता, और ये स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये मुकम्मल तौर पे लेरिंक्स को बंद कर देते हैं, हालांकि ये इस तरह नहीं है, बल्कि ये ऊपर रहता है और ये हमारे पास ओपनिंग है, ये अपनी पोजीशन को ही बदलता है, तो इस वजह से अभी दरमियान में गैप है, ये थोड़ा सा जो लेरिंक्स है वो ऊपर की तरफ आके ऐसे इसके पीछे छुप जाएगा, फिर भी थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये भी मुकम्मल तौर पे ओपनिंग बंद नहीं होती, लेकिन ये गैप इतना है कि फूड के पार्टिकल के से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगला काम क्या हुआ कि लेरिंक्स कार्टिलेज, अब जो लेरिंक्स मौजूद कहाँ है, राउंड द टॉप ऑफ विंड पाइप, हवा की नाली के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लेरिंक्स कहलाता है, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ, मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ आता है, और ये जो ज़ुबान यहाँ आके इकट्ठी होती है, ज़ुबान यहाँ की इकट्ठी होती है, तो ये ज़ुबान और एपिग्लॉटिस के नीचे छुप जाता है। उसके बाद तीसरा काम क्या हुआ है कि इसके जो आप कैसे इर्द गिर्द कुछ मसल्स होते हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बंद कर, उसको स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे पार्शली क्लोज, मुकम्मल तौर पे क्लोज नहीं होता क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है, तो हल्का से क्लोज हो जाता है।
تو اس کلوز ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے یہاں فوڈ پارٹیکل کا اس کے اندر جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس لیرنگس جو ونڈ پائپ کے سب سے اوپر والی ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے مووز اپورڈ اوپر کی طرف جائے گا, اور جو گلوٹس ہے وہ مسلس کی وجہ سے پارشلی کلوز. 3 کام ہوئے ہیں جو فوڈ کو یہاں سے نہیں گزرنے دیتے اور ہوا کی نالی میں نہیں. پہلے ایپیگلوٹس نے اپنی پوزیشن یا تو وہ ہاریزونٹل ہوگا یا مزید ورٹیکل سائڈ پہ آ جائے گا. دوسرا جو ہمارے پاس لیرنگس ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گا, اور تیسرا اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں مسلز ہیں وہ اس کو پارشلی کلوز کر دیں. اب یہ 3 کام کی وجہ سے جو خوراک کا نوالہ اگر ادھر آتا بھی ہے ایسے, خوراک کا نوالہ اگر ادھر آتا بھی ہے ایسے, تو یہ یہاں سے ایسے ٹکرا کے تو ایپیگلوٹس اس کو ڈائیورٹ کر دے گا, اس کا راستہ بدل کے اسوفیگس میں بھیج دے گا. کلیئر؟ تو فوڈ ڈز ناٹ انٹر دا پارٹلی اوپن گلوٹس, کہ اب حالانکہ یہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے لیکن یہاں جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے فوڈ آسانی سے اس میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ ایپیگلوٹس کیا کرے گا, اس کا جو ڈائریکشن ہے اگر یہ نیچے ہوا کی نالی کی طرف آنا بھی چاہ رہا ہے تو ایپیگلوٹس کی جو شیپ اس طرح بنی ہوئی ہے تو یہ یہاں سے ایسے ٹکرا کے ایسوفیگس میں چلا جائے ٹو ون سائڈ آف دا اوپننگ اینڈ سیفلی ڈاؤن دا ایسوفیگس. اچھا یہ تو ہمارے پاس وہ ایونٹ ہے کہ محفوظ کیسے ہوئی ہے خوراک. اگلی جو بات جو اہم ہے, جب تک نوالا زبان کے اوپر ہے, پارٹیکل فوڈ کے زبان کے اوپر ہے, آپ کی مرضی ہے اس کو نکال دیں, لیکن ایک دفعہ زبان نے ان کو بیک یعنی حلق کی طرف یا فیرنگس کی طرف پھینک دیا, پھر یہ کام باڈی کا جو ہمارا آٹونومک نروس سسٹم ہے جو آٹومیٹک فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے, جو انوالنٹری ایکشن کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ خود کنٹرول کرے گا. یعنی ہماری جو مرضی ہے بس اس نوالے کو صرف چبانا ہے اور اس کے بعد پیچھے دھکیل دینا ہے, آگے پھر باڈی خود ہی اس کو, ہماری جو سوچ سمجھ ہے اس میں انوالو نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ ہم جب سوچ سمجھ کے جب نوالا پیچھے جائے گا تو ہم عقل کے ساتھ ایپیگلوٹس کو نیچے کریں گے, اس کے بعد لیرنگس کو اوپر کریں گے, گلوٹس کی اوپننگ کو پارشلی کلوز کریں گے, نوالے کو کہیں گے یہاں ڈائیورٹ ہو کے اس میں جاؤ. ایسے نہیں ہوتا, یہ باڈی خود بخود اس کو کیا کر رہی ہوتی, کنٹرول کر رہی ہوتی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بگننگ آف سویلنگ از والنٹری. وہ شروع میں جو ہم نے نوالا ڈالا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے, باقی ہماری باڈی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. بٹ ونس فوڈ ریچز دا بیک آف دا ماؤتھ سویلنگ بیکم آٹومیٹک. تو یہ اس طرح تھوڑا سا MCQs کے حوالے سے یاد رکھنا کہ سویلنگ کا انیشیل سٹیپ والنٹری ہے اور بعد کے سارے جو ایونٹ ہے وہ انوالنٹری ہے, وہ ہمارا برین اس کو خود کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بغیر ہماری مرضی کے. تو یہ ایک بہت ہی اہم آرٹیکل ہے لانگ کویشچن کے حوالے سے. پچھلے لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم کے جتنے بھی پورشن ہیں سارے ہی لانگ کویشچن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. اب اگلا جو ہمارے پاس آرٹیکل ہے کہ جس وقت خوراک ایسوفیگس میں چلی جائے گی تو ایسوفیگس سے آگے وہ خوراک موو کرتی ہوئی کیسے پورے ڈائجسٹیو سسٹم میں موو کرے گی, تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.